गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुबेर जी आप पर खूब धन बरसाए, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। आपकी बार आप जो भी एग्जाम देने बैठे उसमें आपको सफलता मिले, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगली दिवाली आप अपने सिलेक्शन के साथ मनाओ, तब आएगा दिवाली मनाने में मज़ा, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल सही बात है। जब आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आपके अंदर एक जुनून है, एक जिद है, तो सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ठीक है तो एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर दिवाली है, फिर गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है। अब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, तो आप लोग अपनी त्योहार मनाइए। लेकिन कहते हैं ना, त्योहार कब है? हमारी दिवाली हमारी होली तो तब है जब हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। तब होली दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन असली दिवाली मनाने का मज़ा कब है? जब हमारे पास एक जॉब हो, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है हमने वो प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने बुद्धि की परिभाषाएं, उसके बाद हमने बुद्धि की विशेषताएं पढ़ी थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत। तो आपको प्योर पेन लेके बैठेंगे, हेडिंग डालेंगे बुद्धि निर्माण के सिद्धांत। तो जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, बुद्धि क्या है? मतलब परिस्थितियों को, कठिन से कठिन परिस्थितियों को, कठिन से कठिन समस्याओं को हल करना, क्या हल कर लेता है जो व्यक्ति, जो वातावरण के साथ रहना सीख लेता है या सीख जाता है, उसका मतलब उसके अंदर बुद्धि है, बुद्धि का निर्माण उसके अंदर हो चुका है। तो बुद्धि क्या है? कठिन से कठिन या जटिल से जटिल समस्याओं को हल करना और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, यानी बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहले सिद्धांत का नाम लिखेंगे एक कारक सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत लिखेंगे द्विकारक सिद्धांत। पहले सिद्धांत का नाम क्या है? पहले एक बार आप अपनी कॉपी में एक साइड में सारे सिद्धांतों के नाम लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक सिद्धांत को डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक कारक सिद्धांत, दूसरे नंबर पे लिखेंगे द्विकारक सिद्धांत, तीसरे नंबर पे लिखेंगे प्रतिदर्श सिद्धांत या थॉमसन सिद्धांत। इसे थॉमसन सिद्धांत को प्रतिदर्श सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे समूह कारक सिद्धांत, उससे आगे लिखेंगे गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, उससे आगे लिखेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत। नेक्स्ट लिखेंगे फ्लूइड या क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और रॉबर्ट स्टनबर्ग का त्रिपक्षीय सिद्धांत। ठीक है, तो एक बार इन्हें फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक कारक सिद्धांत, सेकंड नंबर पे लिखेंगे द्विकारक सिद्धांत, थर्ड नंबर पे लिखेंगे प्रतिदर्श सिद्धांत या इसका दूसरा नाम क्या है? थॉमसन सिद्धांत। नेक्स्ट लिखेंगे समूह कारक सिद्धांत, नेक्स्ट लिखेंगे गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, नेक्स्ट लिखेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत, नेक्स्ट लिखेंगे फ्लूइड या क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत और नेक्स्ट लिखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, अगला लिखेंगे बहुकारक सिद्धांत और लास्ट में लिखेंगे रॉबर्ट स्टनबर्ग का त्रिपक्षीय सिद्धांत, रॉबर्ट स्टनबर्ग का त्रिपक्षीय सिद्धांत। अब इनमें से एक एक सिद्धांत को डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत का नाम लिखेंगे एक कारक सिद्धांत। जैसा कि इसमें नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो कारक होता है वो एक होता है, एक कारक सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? बिने महोदय ने किया था। किसने किया था? बिने ने। किसने किया था? इसका जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था बिने ने। ठीक है, कब किया था? 1911 में किया था। नोट डाउन करके लिखेंगे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने महोदय ने 1911 में किया था। बाद में इस सिद्धांत का समर्थन किस किस ने किया? टर्मन ने किया,
स्टर्न ने किया और एबिंगहास ने किया। किस किस ने किया? टर्मन ने किया, स्टर्न ने किया और एबिंगहास ने किया। ठीक है, तो इन तीनों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। कौन से सिद्धांत का? एक कारक सिद्धांत का। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होती है? बुद्धि सिर्फ एक खंड में होती है जिसकी मात्रा मनुष्य में भिन्न भिन्न होती है। यानी जो इसमें इसके अनुसार क्या कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर अगर एक गुण है, मतलब व्यक्ति के अंदर एक ही गुण होगा, मतलब वो एक ही चीज में माहिर होगा, तो उसे एक खंडात्मक कहा जाएगा। इसमें क्या कहा गया कि हर व्यक्ति के अंदर एक ही गुण होता है, एक ही कारक होता है, यानी उसके अंदर एक कुछ ना कुछ एक ऐसी विशिष्ट योग्यता होती है, मतलब कुछ ना कुछ करने की, कि उसके अंदर सिर्फ एक कारक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया। तभी तो इस सिद्धांत को नहीं माना गया ना। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक ही काम में माहिर हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक व्यक्ति अगर पढ़ाई के मामले में ले ले, अगर ये तो नहीं कि एक व्यक्ति सिर्फ हिंदी ही पढ़ना जानता है, उसे मैथ नहीं आता, उसे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी विशिष्ट योग्यता क्या है, सिर्फ हिंदी पढ़ना ही है। तो ये इस सिद्धांत को गलत साबित किया गया था, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती है। एक व्यक्ति मैथ में भी माहिर हो सकता है, इंग्लिश में भी माहिर हो सकता है। एक व्यक्ति कार चलाने के साथ साथ स्कूटी भी चला सकता है, बाइक भी चला सकता है, साइकिल भी चला सकता है, हवाई जहाज भी चला सकता है। तो ऐसा नहीं कि के अंदर सिर्फ एक ही गुण होता है, नहीं, एक व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट योग्यता के साथ और अन्य विशिष्ट योग्यताएं भी होती है। जैसे बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है तथा समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी क्षेत्र है, जितने भी विशेष विषय है कार्य कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही बुद्धि का विकास, एक ही बुद्धि कार्य कर रही है। इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत दोषपूर्ण माना गया। तभी तो यह दोषपूर्ण माना गया कि ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि इसमें एक ही बुद्धि यानी एक ही तत्व होता है बुद्धि का। यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कला में निपुण है वह विज्ञान में भी निपुण होगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि व्यक्ति जो कला या आर्ट जानता है वो साइंस नहीं जानता, तो वो साइंस भी जानता है, वो आर्ट भी जानता है, दोनों जानता है। तो इस सिद्धांत को क्या माना गया था? दोषपूर्ण माना गया था। यह एक तत्व सिद्धांत अथवा अखंड सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। यह एक तत्व सिद्धांत क्या था, अथवा क्या कहा जाता है? इसे अखंड सिद्धांत कहा जाता है या एक तत्व सिद्धांत कहा जाता है। ये सर्वमान्य नहीं है, यानी इसे नहीं माना गया, इसे मान्यता नहीं दी गई, इसे दोषपूर्ण माना गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति के अंदर एक ही गुण हो, उसके अंदर एक ही तत्व हो, वो एक ही सब्जेक्ट में या एक ही काम में माहिर हो, उसे दूसरा काम ना आता हो। तो इस सिद्धांत को क्या माना गया था? दोषपूर्ण माना गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरुआत से, आप लोग इसे फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विनय महोदय ने किया था, 1911 में किया था। ठीक है, बाद में इस सिद्धांत का समर्थन किस किस ने किया, इन मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक कारक सिद्धांत का समर्थन किस किस वैज्ञानिक ने किया। तो किस किस ने किया था? टर्मन ने, स्टर्न ने और एबिंगहास ने किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है, यानी बुद्धि का एक ही खंड होता है जिसकी मात्रा मनुष्य में अलग अलग होती है। इनके अनुसार क्या है कि खंड तो एक ही होता है, किसी व्यक्ति में बुद्धि ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, मतलब मात्रा क्या है बुद्धि की कम या ज्यादा होती है, लेकिन खंड एक ही होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है तथा समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। इनके इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि बुद्धि एक ही तत्व में निर्मित है, यानी व्यक्ति के अंदर बुद्धि एक ही रूप में निर्मित है। ठीक है, यह सिद्धांत दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति जो कला में निपुण है वह विज्ञान में भी निपुण होगा। इस प्रकार यह एक तत्व सिद्धांत अथवा अखंड सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया था। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत। ये एक कारक सिद्धांत, ये द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन महोदय ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था।
इनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक है। इनके अनुसार क्या है? बुद्धि में 2 कारक है। इनके अनुसार क्या है? बुद्धि में 1 कारक है। ये सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। और ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है। इनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक है अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। इन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी काम को करो, किसी भी कार्य को करो, उसमें 2 प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक होती है मानसिक योग्यता और दूसरी होती है विशिष्ट योग्यता। इन्होंने क्या कहा कि आप व्यक्ति किसी भी कार्य को करेगा तो वो 2 प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, एक सामान्य योग्यता का और एक विशिष्ट योग्यता का। ठीक है। सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, यानी जितने भी मानसिक कार्य किए जाते हैं उसमें हर किसी में सामान्य योग्यता पाई जाती है। जबकि विशिष्ट योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। कुछ अलग कार्य हो, कुछ विशिष्ट कार्य हो, तो उसी में जो व्यक्ति की क्या देखी जाती है? विशिष्ट योग्यता देखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप 3, 4, 5, 6 लोग वहाँ पे है, उस काम को कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन उसे कोई समस्या है, उसका हल नहीं निकाल पा रहे, या कोई काम है उसे नहीं कर पा रहे। कोई एक व्यक्ति एकदम से बताता है कि इसे ऐसे करना है, ठीक है, और वो उस समस्या का हल भी निकाल लेता है, तो उसके अंदर क्या हुई? विशिष्ट योग्यता हुई। यानी उस व्यक्ति के अंदर क्या है? विशिष्ट योग्यता है। वो उन सब से अलग उसके अंदर क्या है? एक योग्यता है जिसका प्रयोग करके उसने उस समस्या का हल निकाल लिया। ठीक है। जबकि विशिष्ट योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होती है ना। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक टैलेंट अलग होता है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति है वो एक ही क्षेत्र में निपुण हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। किसी ने मतलब हर व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा टैलेंट छुपा रहता है, चाहे वो उसे खुद उसके बारे में खुद ना जानता हो। ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक अलग विशिष्ट योग्यता होती है, सबसे अलग। मेरे अंदर कुछ और है, आपके अंदर कुछ और है, दूसरे व्यक्ति के अंदर कुछ और है, तो हर किसी के अंदर एक विशिष्ट योग्यता होती है। ठीक है। कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती है। एक व्यक्ति जितने क्षेत्रों या विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं होती है। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति मान लीजिए एक से ज्यादा क्षेत्रों में, एक से ज्यादा विषयों में वो कुशल है, वो एक कार्य को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से करता है। उस दूसरा क्षेत्र है, दूसरा विषय है, उसमें भी वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। जैसे विषय ले लीजिए, आप सब्जेक्ट ले लीजिए कि हिंदी में भी वो 100% लाता है, मैथ में भी 100% लाता है, इंग्लिश में भी 100% लाता है। तो ऐसे उस व्यक्ति के अंदर क्या है? एक से ज्यादा विशिष्ट योग्यताएं है होती है ना। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जिसे आप बोलते हो कि तो गॉड गिफ्टेड है, जो किसी एग्जाम में बैठते हैं 100 में से 99.9% मार्क्स लेके आते हैं, तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर विशिष्ट योग्यताएं है। वो क्या करते, वो जितने भी उनके क्षेत्र होते हैं, जितने भी उनके विषय होते हैं, वो हर विषय में, हर क्षेत्र में माहिर होते हैं। ठीक है। तो उन व्यक्ति के अंदर, उन बालकों के अंदर क्या होती है? विशिष्ट योग्यता होती है। एक व्यक्ति जितने क्षेत्रों या विषय में कुशल होगा उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं होगी। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे एक व्यक्ति एक से अधिक कार्यों में कुशल होगा, एक से अधिक विषयों में कुशल होगा, तो उसके अंदर उतनी ही क्या होगी? विशिष्ट योग्यताएं होगी। स्पीयरमैन ने क्या कहा था? स्पीयरमैन का विचार था कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है वह उतना ही बुद्धिमान होता है। स्पीयरमैन ने कहा था कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता, नॉर्मल जो योग्यता होती है उसकी मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। स्पीयरमैन का मानना था कि एक व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द्विकारक सिद्धांत में साइड हो जाती हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसका जो प्रतिपादन है वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इस प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। और इनके अनुसार बुद्धि में कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं।
अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती है। कौन कौन सी? सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होती है। एक व्यक्ति जितने क्षेत्रों या विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं होती है। स्पीयरमैन का क्या विचार था? स्पीयरमैन ने कहा था कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक है, ये 2 सिद्धांत हो गए, एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। अब तीसरे सिद्धांत पे चलते हैं। तीसरा सिद्धांत है हमारा प्रतिदर्श या थॉमसन सिद्धांत। प्रतिदर्श या थॉमसन सिद्धांत, कंफ्यूज नहीं होंगे, थॉमसन सिद्धांत को ही प्रतिदर्श सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमसन ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसे थॉमसन सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉमसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। मतलब जो स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया था ये वाला, इसके विरोध में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। थॉमसन ने किस बात पर विचार किया, किस बात पर तर्क दिया कि व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार होता है वो उसकी स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। मतलब उसके अंदर कितनी योग्यताएं हैं उसके योग्यताओं पर निर्भर करता है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार। ठीक है, कि व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि है ये उसकी किस पर निर्भर करता है? उसकी योग्यताओं पर निर्भर करता है। परंतु इन योग्यताओं का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जो उसकी स्वतंत्र योग्यताएं होती है उनका क्षेत्र कितना होता है? कैसा होता है? सीमित होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि थॉमसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था और थॉमसन ने इस बात पर तर्क दिया था कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन योग्यताओं का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण करवाया जाए, यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्श ही सामने आता है। यानी प्रतिदर्श यानी योग्यता। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण कराया जाए तो उसकी एक योग्यता ही सामने आती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि दूसरा परीक्षण कराया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श, अगर दूसरी तरह का उसका परीक्षण कराया जाए बौद्धिक तो दूसरा प्रतिदर्श सामने आएगा, लेकिन वो अलग प्रतिदर्श सामने आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? जब पहला परीक्षण कराया जाएगा, एक बुद्धि परीक्षण कराया जाएगा तो उसमें एक प्रतिदर्श सामने आएगा, यानी एक योग्यता सामने आएगी। ठीक है, और जब दूसरा परीक्षण कराया जाएगा तो दूसरे परीक्षण में दूसरी योग्यता सामने आएगी, यानी उससे अलग, उससे भिन्न योग्यता सामने आएगी। ठीक है, तो बौद्धिक तत्वों का भिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आएगा। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि आप जितनी बार भी परीक्षण कराएंगे प्रतिदर्श कैसा सामने आएगा? भिन्न सामने आएगा, अलग सामने आएगा। आप एक व्यक्ति का एक परीक्षण कराए तो एक प्रतिदर्श सामने आएगा, एक योग्यता सामने आएगी। उसका दूसरा परीक्षण कराए तो दूसरा प्रतिदर्श सामने आएगा, दूसरी योग्यता सामने आएगी। तीसरा परीक्षण कराए तो तीसरी योग्यता सामने आएगी। ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति के अंदर एक ही योग्यता होती है, बहुत सारी योग्यता होती है। ठीक है, तो अगर उसका परीक्षण कराया जाए तो एक योग्यता सामने आती है, लेकिन वो भिन्न होती है, अलग होती है। आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत आता है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं इसे, कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने किसके विरोध में किया था? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। और थॉमसन ने इस बात पर तर्क दिया था कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि यदि कोई बुद्धि परीक्षण करवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्श ही सामने आता है, और इसी प्रकार से दूसरा परीक्षण कराया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस
परीक्षण के सामने आएगा। नेक्स्ट आ जाता है समूह कारक सिद्धांत। कितने सिद्धांत हो गए हमारा? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श या थॉमसन सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत आ जाता है समूह कारक सिद्धांत। यहाँ पे जितने सिद्धांत लिखे हुए हैं सबको एक एक करके डिफाइन करते हुए चलेंगे। आज की क्लास में जितने 4 सिद्धांत हो पाते हैं इन्हें डिफाइन करेंगे, 4 कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे समझते हुए इन्हें कंप्लीट करेंगे। समूह कारक सिद्धांत क्या होता है? इसका प्रतिपादन किसने दिया था? प्रतिपादक कौन थे इसके? थर्स्टन थे। कौन थे? थर्स्टन। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। बुद्धि का कैसा सिद्धांत है? महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्स्टन ने इस सिद्धांत के आधार पर निम्न मौलिक मानसिक योग्यताओं का पता लगाया है। यानी इसने ये जो मौलिक योग्यताएं हैं इनका पता लगाया है किस सिद्धांत के आधार पर? समूह कारक सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। इन सारे सिद्धांत इन योग्यताओं को एक एक करके डिफाइन करेंगे। अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप इन्हें फटाफट से नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा सिद्धांत है? कौन सी योग्यता है? वाचिक योग्यता है। जैसे वाचिक से ही पता लग रहा है, वाचिक यानी वाचन करना। वह योग्यता जिसकी सहायता से व्यक्ति क्या करता है? शाब्दिक विचारों को समझता है और उनका क्या करता है? उपयोग करता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, शाब्दिक विचारों को समझना। शाब्दिक विचारों को समझना। इस योग्यता के आधार पर क्या करता है व्यक्ति? शाब्दिक विचारों को समझता है और उसका क्या करता है? उपयोग करता है। वह योग्यता जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता है और उनका उपयोग करता है। दूसरी योग्यता कौन सी हो जाती है? संख्यात्मक योग्यता। इसके अंतर्गत क्या है? कौन सी कैसी योग्यता है? दूसरी कौन सी योग्यता है? संख्यात्मक योग्यता। इसमें क्या होता है? वह योग्यता जिसके आधार पर व्यक्ति क्या करता है? साधारण गणितीय प्रकार्य करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना। ये किसके आधार पर सीखता है व्यक्ति? संख्यात्मक योग्यता के आधार पर। यहाँ पे क्या करता है? शब्द विचारों को समझता, शाब्दिक विचारों को समझता है और उनका उपयोग करता है, बोलना शुरू करता है। यहाँ पे क्या करता है? संख्यात्मक योग्यता में वह गणितीय प्रक्रियाओं को सीखता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ये सारी योग्यताएं कहाँ पे? संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत आती है, ठीक है। भाग करना। और वस्तु प्रेक्षण योग्यता क्या होती है? इस योग्यता में व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है, यानी वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है, जैसे ज्यामितीय समस्याएं। जैसे कैसी समस्याएं होती है? ज्यामितीय समस्याओं को समझता है। ज्यामितीय समस्याओं को क्या करता है? समझता है। किसमें? वस्तु प्रेक्षण योग्यता में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है स्मृति योग्यता। स्मृति योग्यता, इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अधिगम करता है। क्या करता है? इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचना को धारण करता है। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति क्या करता है? अधिगम करता है, यानी सीखता है, और जो सूचनाएं प्राप्त होती है उन्हें क्या करता है? धारण करता है। नेक्स्ट आ जाती है तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता क्या होती है? इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है तथा उनका उपयोग करता है। इस योग्यता के आधार पर क्या करता है व्यक्ति? अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है तथा उनका उपयोग करता है।
नोट डाउन करेंगे। लास्ट आ जाती है शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता क्या होती है? इस योग्यता के आधार पर शब्दों के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता है। क्या करता है? शब्दों के संबंध में चिंतन करता है। और यह योग्यता व्यक्ति के व्यक्तिगत कारकों से संबंधित हो सकती है। किससे संबंधित हो सकती है? व्यक्तित्व कारकों से संबंधित हो सकती है। ठीक है। थर्स्टन के अध्ययन के आधार पर तर्क शक्ति में 2 योग्यताएं थी। कौन कौन सी योग्यताएं मानी गई? आगमन और निगमन। थर्स्टन ने अध्ययन के आधार पर तर्क शक्ति में 2 योग्यताओं को माना। कौन कौन सी योग्यताएं थी? आगमन और निगमन। आगमन और निगमन योग्यताएं थी। ठीक है। उसने एक और कारक का भी पता लगाया जो समस्या हल करने की योग्यता से संबंधित थी। ठीक है। तो जो समूह कारक सिद्धांत है वो किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। इसने इनके अनुसार क्या थी? बुद्धि एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है ये सिद्धांत, और इन्होंने इसके आधार पर मानसिक योग्यताओं का पता लगाया था। तो वो कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं थी? वाचिक योग्यता थी, संख्यात्मक योग्यता थी, वस्तु प्रेक्षण योग्यता थी, स्मृति योग्यता थी, तार्किक योग्यता थी और शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता के अंतर्गत 2 योग्यताएं थी, आगमन और निगमन। वाचिक योग्यता में शब्दों का शाब्दिक विचारों को समझना, संख्यात्मक में गणितीय ज्ञान होना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वस्तु प्रेक्षण में ज्यामितीय ज्ञान होना, ज्यामिति के बारे में समझना। स्मृति योग्यता में व्यक्ति अधिगम करता है, यानी करके सीखता है। ठीक है। और प्राप्त सूचना को क्या करता है? धारण करता है। तार्किक योग्यता में व्यक्ति अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है और उनका उपयोग करता है। और शाब्दिक योग्यता में व्यक्ति क्या करता है? शब्दों के संबंध में चिंतन करता है। ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए सिद्धांत? 4 सिद्धांत हो गए। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, प्रतिदर्शी या थॉमसन सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत। ठीक है। कल हम क्या करेंगे? गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत और फ्लूइड या तीन कल कर लेंगे, 3 परसों कर लेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से आज के लिए इतना ही रखेंगे और इसे आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे और वहाँ से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ही था, बस 2-4 दिन की बात है, हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे और वहीं से आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लगाएंगे। ठीक है। हमारे ये थ्योरी भी कंप्लीट होने वाला है, 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, इसे भी वहीं से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है। ठीक है। लेकिन आज तो आप करेंगे क्योंकि आज स्पेशल दिन है। आज क्या है? आज धनतेरस है। आज आप करेंगे तो आपको धन की वर्षा होगी आपके ऊपर। ठीक है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन 5 मिनट निकाल के आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है। मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं मांगा ना, अगर 24 घंटे में से आप 5 मिनट निकालते हैं तो कुछ आफत तो नहीं आ जाएगी। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आज 5 मिनट निकालेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे और एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुबेर महाराज की पूजा की जाती है ना इसमें धनतेरस में, तो वो आपको धन की वर्षा करे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। अब की बार जिस भी एग्जाम में आप बैठे बस उसमें सिलेक्शन लेकर ही आए और अगला जो धनतेरस आए वो आप अपनी कमाई से, अपने पैसों की कमाई से मनाएं। ठीक है। तो तब आपको अच्छा लगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ आज असली त्योहार आया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, आगे के सिद्धांत कल की क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उस पर आप 5 मिनट निकाल के वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।